हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप मुझे बताइएगा कि आपने भी ये चीज नोटिस करी है। क्या ये बात सच है? क्या ये आपको भी लगता है कि जब मैं स्टॉक मार्केट में बिगिनर था तो मैं किसी के भी कहने पर कोई भी स्टॉक परचेज कर लिया करता था दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, ये अगला स्टॉक है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। जब मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया स्टॉक मार्केट में तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को लिमिटेड रखना है। मैं अपने पोर्टफोलियो में 200, 300, 400 स्टॉक्स हैंडल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 200, 300, 400 स्टॉक्स रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में तो ये बेसिकली इंडेक्स का ही रिटर्न मिमिक कर देंगे। मतलब इंडेक्स निफ्टी अगर 12% पे ग्रो कर रही है तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी इवेंचुअली 12% के रेट पे ही ग्रो करेगा। ना मैं मार्केट को अंडर परफॉर्म करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम ना मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि छोटे इन्वेस्टर बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, बहुत सारी चीजों में भी डाइवर्सिफाई करते हैं, वहीं बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो फोकस्ड रहते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 17 साल की अपनी अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी देखता हूं तो मैंने अपने साथ ये नोटिस करी है, और मैंने अपने आसपास भी जब लोगों को नोटिस करना स्टार्ट किया तो मैंने ये नोटिस किया कि हाँ, आपका फोकस लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे बढ़ता है या लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टेबल एसेट्स की तरफ फोकस करता है। आप अलग अलग जगह पे हाथ पैर नहीं मारते, अलग अलग जगह पे स्कैटर नहीं हो जाते जब तक कि आपकी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस मुझे खींच कर लेकर आया एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ जहां पर मैंने रियलाइज किया कि ये बात तो मैंने आज रियलाइज करी है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले मैंने ऐसे एक फंड में इन्वेस्ट किया था जो मेरी इस सोच से बिल्कुल मैच कर रहा था। दोस्तों, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फोकस फंड। दोस्तों, फोकस फंड क्या होता है? इसी मैच्योर थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो फोकस 20, 30, 40 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता है, मतलब इन्हीं पे ही फोकस करेगा, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगा। इनमें से कोई एक आइडिया अगर नहीं चलता है या इनमें से कोई एक आइडिया अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो उसके बाद उसमें से एग्जिट करके वो किसी नए स्टॉक में आ जाते हैं। लेकिन वो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह, एक लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ऐसे किसी फंड की तरह वो 100-150 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते। वो अपना फोकस रखते हैं सिर्फ 25 सिक्योरिटीज पे या 30 सिक्योरिटीज पे या फिर ऐसे किसी नंबर पर। दोस्तों, फोकस फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड कैटेगरी है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि वैसे तो म्यूचुअल फंड एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जब जब इन्वेस्टर मैच्योर होता है उसका फोकस, उसका इंक्लिनेशन ऐसे फोकस फंड की तरफ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं ये फोकस फंड, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही रहते हैं, एंड ऑल्सो कितने पैसे से आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और इनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फोकस फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, फोकस फंड एज ए डिस्कस अर्लियर, जब एक इन्वेस्टर मैच्योर होता है, अब ये मैच्योरिटी आपके स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस से ज्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, फोकस फंड में ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड हो सकता है एक नॉर्मल लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में। फोकस फंड में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। इमेजिन, ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर या तो लार्ज कैप स्टॉक्स है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, तो आप लार्ज एंड मिड पे जा सकते हैं, मिड एंड स्मॉल में जा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फोकस फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर अक्रॉस ऑल द मार्केट कैप्स आपके स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स आपके स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर थीम या फिर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स पे लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि बैंकिंग के ये 4 स्टॉक्स रहेंगे, आईटी के ये 3 स्टॉक्स रहेंगे, ऑयल एंड गैस के ये 2 स्टॉक्स रहेंगे, और फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के ये 4 स्टॉक्स रहेंगे। ये करके मैं अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाकर लेना चाहता हूं, इसे कहते हैं फोकस फंड। आप फोकस करके कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप कम नंबर ऑफ स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपका रिस्क रिलेटिवली ज्यादा हो सकता है। ऑफ कोर्स ये मार्केट कैप पे डिपेंड करेगा, लेकिन कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यहां पर आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके एवज में आपका जो रिटर्न है वो भी रिलेटिवली ज्यादा रहता है। तो यहां पर आप इसको हाई रिस्क कैटेगरी में, रादर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आपका मन है कि कुछ पैसा ऐसी जगह पर डालना है जहां पर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अब ऐसे स्टॉक्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, जहां पर आपने भी कुछ स्टॉक्स में रिसर्च करी और आपको लगता है, फॉर एग्जांपल जोमैटो और स्विगी जो है,
इस कैटेगरी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, या ओएनडीसी आएगा, ओएनडीसी से कौन से स्टॉक को फायदा, कौन से को नुकसान हो सकता है, और मेरा पोर्टफोलियो, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इन सारे स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है जिनको ओएनडीसी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऐसी किसी भी और चीज के आने पर, ऐसी किसी भी और थीम के आने पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो सकता है। एट द सेम टाइम आप पूरा का पूरा इंक्लिनेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ नहीं रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पूरे पोर्टफोलियो में आप ईवी ही नहीं होल्ड करना चाहते, पूरे पोर्टफोलियो में आप हाइड्रोजन मिशन को ही नहीं होल्ड करना चाहते, आप मल्टीपल सेक्टर्स को होल्ड करना चाहते हैं, मल्टीपल मार्केट कैप्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो यहां पर फोकस फंड आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप कंजर्वेटिव है तो फोकस फंड आपके लिए नहीं होगा, मोर लाइक। दोस्तों अगर आप कंजर्वेटिज्म छोड़कर थोड़ा सा एग्रेसिव होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने 100 रुपए में से 80 रुपीज ऑलरेडी सेफ्टी, लार्ज कैप, मिड कैप और ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया है, 20% पे मैं एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहता हूं, तो दोस्तों फोकस फंड यहां पर आपके लिए खासा यूजफुल हो सकता है। और फोकस फंड का एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि फोकस फंड इज मैनेज वेरी वेरी एक्टिवली। ऑफ कोर्स वहां पर लार्ज कैप फंड भी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, लेकिन फोकस में एक खास बात यह है, जहां पर लार्ज कैप फंड में एक फंड मैनेजर के सामने 100 सिक्योरिटीज है और उसको रोज उनको ट्रैक करना है या एट अ फ्रीक्वेंसी इसको ट्रैक करना है, वही फोकस फंड के मैनेजर को अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इन 30, 40, 50 स्टॉक्स पे रखना है, इसके बियॉन्ड मुझे वहां पर नहीं जाना है। इसका मतलब यहां पर आपका फोकस बहुत ज्यादा रहेगा और यहां पर आपका रिस्क भी ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी इवेंचुअली ज्यादा हो जाएगा। एक्टिव मैनेजमेंट वुड ऑलवेज बी रिक्वायर्ड so that this fund can surpass the returns of the index which it is tracking। दोस्तों I would say 4 बेनिफिट्स ऐसे हैं फोकस फंड के जो और किसी टाइप के फंड्स के अंदर नहीं मिलते हैं। पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हाई कन्विक्शन बेट्स। दोस्तों यहां पर फंड मैनेजर अपनी पूरी कन्विक्शन इन 30 स्टॉक्स पे डाल रहा है, इसीलिए फोकस फंड आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यहां पर कन्विक्शन ज्यादा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसके रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे, सो द पोटेंशियल फॉर वेरी हाई रिटर्न्स इज अनदर रीजन व्हाई आई वुड लाइक टू चूज अ फोकस फंड। दोस्तों तीसरा और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहां पर फंड मैनेजर अपने फंड को, अपने पैसे को, अपने AUM को अलग अलग मार्केट कैप्स में डाइवर्सिफाई कर सकता है, जहां पर उसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी रहेगा, मिड भी रहेगा और स्मॉल कैप भी रहेगा और उसकी कन्विक्शन की बेट्स रहेंगी। मतलब उसके ऊपर मार्केट कैप का कोई दायरा नहीं है, मार्केट कैप की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो मर्जी मार्केट कैप परचेज कीजिए, लेकिन कीजिए एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स ओनली। एंड दोस्तों चौथा जो मेरा सबसे बड़ा रीजन है फोकस फंड में इन्वेस्ट करने का, वो है इसकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। क्योंकि फंड मैनेजर की कन्विक्शन है किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक्स पे, इसका मतलब यह है कि अगर उसको कोई एक नया स्टॉक परचेज करना है तो उसको पुराने वाला बेचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो अपने पोर्टफोलियो को एक लिमिटेड साइज का रखने के लिए, एक लिमिटेड शेप में रखने के लिए वो उसमें से कुछ भी ऊट पटांग शेयर्स नहीं परचेज कर सकते हैं, ट्राई एंड टेस्ट यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जहां पर मैनेजर के हाथ में चीजें कम होती हैं, वहां पर आपके पास कन्विक्शन का भी रोल होता है और वहां से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं फोकस फंड दिखते कैसे हैं। हम चलते हैं धन ऐप के म्यूचुअल फंड कंसोल पे। तो यहां पर दोस्तों मैं धन के म्यूचुअल फंड सेक्शन में आ गया हूं और यहां पर आपको इक्विटी के फंड्स दिख रहे हैं, यू कैन डिस्कवर बाय कैटेगरी, और मैंने यहां पर इक्विटी पे क्लिक कर दिया। इक्विटी पे क्लिक करके एज यू कैन सी देयर इज अ सेक्शन, स्पेशल सेक्शन फॉर फोकस फंड। मैं यहां पर फोकस फंड पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देखिए HDFC फोकस फंड पे अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो इस फंड ने, जिसको मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च दोनों ने 5 की रेटिंग दे रखी है, इट हैज जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 23.3% कैगर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 5 साल की बात करें तो भी उसने अपने रिटर्न्स को यहां पर मेंटेन करके रखा है। और यहां पर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ऐसे फंड्स का इंडेक्स को बीट करना इज रिलेटिवली इजी। यहां पर हम नीचे चलते हैं तो यहां पर नोटिस करेंगे कि क्योंकि आपका फोकस सिर्फ 30 स्टॉक्स पे है, आपको इधर उधर ज्यादा नहीं देखना है, इसीलिए आपकी एक्सपेंस रेशियो भी कम है। 15,600 करोड़ के AUM पे द एक्सपेंस रेशियो बीइंग चार्ज्ड इज 0.63% ओनली। ये ओपन एंडेड स्कीम है और यहां पर आप इनके फंड मैनेजर्स को भी मिल सकते हैं। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट दिस इज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फंड। यहां पर हम आगे चलते हैं, इसकी होल्डिंग्स को चेक करते हैं तो इसकी होल्डिंग में फिलहाल इसके पास 13% के आसपास ऑलमोस्ट कैश टाइप सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, लेकिन यहां पर इसने अराउंड 9% HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, 9% ICICI बैंक में, फिर एक्सिस बैंक में, मारुति, सिप्ला, और यही सारे स्टॉक्स हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए ये इसकी पूरी की पूरी स्टॉक होल्डिंग्स है। आप यहां पर नोटिस कीजिए भारतीय एयरटेल में जहां पर 0.02% इन्वेस्टेड है और वो भी उसके पार्टली पेड शेयर्स हैं, लेकिन आप यहां तक नोटिस कीजिए ब्रॉडली उसका पैसा जो इन्वेस्टेड है वो बिरला सॉफ्ट तक इन्वेस्टेड है और यहां पर उसके 30 स्टॉक्स में
100% AUM खत्म हो जाता है, 85.18% पैसा वो आज के डेट में इक्विटी में लेकर बैठे हैं और 13% कैश भी लेकर बैठे हैं, जिसमें से 38% एलोकेशन इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में है और कंज्यूमर सिक्लिकल्स में इनका 18.21% के आसपास का वेटेज है। अगर हम ऐसे फंड्स और भी देखते हैं यहाँ पर, तो महिंद्रा मनुलाइफ फंड है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी डायरेक्ट फंड है, ये सारे 5 स्टार रेटिंग वाले फंड है। यहाँ पर हम क्वांट्स के फंड पे अगर नजर डालते हैं तो क्वांट्स के फंड ने पिछले 3 साल में 17.2% कैगर दिया है, पिछले 5 साल में 22.5% कैगर दिया है और सिंस इंसेप्शन भी इसने आपको 18% के आसपास का कैगर दिया है। तो यहाँ पर आप अपने रिटर्न्स को भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिए 0.68% के आसपास का आपको यहाँ से एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। सो यहाँ पर ये भी ऑफ कोर्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रहेगा। अगर हम इसके आउट परफॉर्मर्स को देखें तो इस फंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 45% के आसपास का रिटर्न दिया है, ग्रासिम ने 16% का रिटर्न दिया है। क्योंकि आपका फोकस लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे था तो इनके मार्केट को आउट परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, फोकस फंड एक ऐसी नीश कैटेगरी है जहां पर एक बिगिनर आई वुड से उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट में, पहले मार्केट को समझने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप मैच्योर होंगे, जब आपका फोकस मार्केट में बढ़ेगा, जब आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर, ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर थीम आने वाले टाइम में चल सकता है, वहां पर फोकस फंड आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपके थॉट प्रोसेस और फंड मैनेजर के थॉट प्रोसेस इंक्लाइन करते हैं तो फोकस फंड आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनना डिजर्व करता है। तो दोस्तों, क्या आप अपने लिए कोई फोकस फंड परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं? आप मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा, मैं आपके व्यूज डेफिनेटली जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.